कर लेता हूँ regarding reading techniques of number and all, so that I can also assure you have covered up with nice understanding. तो मैं कुछ लेटर और अल्फाबेट्स स्क्रीन पे लिख रहा हूँ. प्लीज गिव मी अ रीड आउट. ठीक है. ओके सर. इफ इट इज रिटन एज क्या पढ़ोगे इसको? विक्टर टैंगो क्यूबेक इको रोमियो. और क्यूबेक नहीं, कीबेक. क्यूबेक एको कीबेक. रोमियो. वेरी गुड. इसको क्या पढ़ोगे? विक्टर टैंगो क्यूबेक एको. वेरी गुड. एंड दिस फ्रीक्वेंसी? 198.23. Very good. And if it is in feet, altitude? Yes, sir. 180 feet level. नहीं, अगर फीट में लिखा हुआ है तो फीट में ही पढ़ना है. ओके. मैं फ्लैट लेवल में बता रहा था. ओके. इसको पढ़ा, रीड आउट. नहीं, 18 ही तो नहीं बोलना है. What to say? फ्लाइट लेवल 180. ये चलेगा, बट अगर ये 18,000 लिखा हुआ है, 18,000 लिखा है, देन व्हाट टू रीड इट? 18000 feet. Very good, 1800 feet. Otherwise, you can also say 18,000. That will also work. 18 नहीं बोलना है. Okay. Done. Give me a reading of one more altitude. 13900. Very good. ठीक है. Good one. And अगर लिखा हुआ है, then what to read this? Runway visual range 800. Very good. ठीक है. So these are the some reading techniques of alphabets, numbers and digit. Let me also confirm about the time. ठीक है. Please confirm about the time. If the time is written as 1643 and 30, what to read this? सॉरी सर, इसका नहीं पता है. टाइम का कोई बात नहीं. सी, whatever the time we are writing in aviation ना, 24 hours के फॉर्मेट में. So the time is 1643 and half. 16 आवर हुआ ना, मतलब शाम के 4 बजे. 43 मिनट्स और ये 30 सेकेंड. तो 1643 and half. क्लियर? ओके. 60 का 30 हाफ हो गया. हाँ. Give me one more time reading. 18 हाफ. नहीं 1830 आवर्स और मिनट्स है ना ये. ओके. आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड. जब 3 डिजिट तक जाएगा तब वो सेकेंड्स को काउंट करेंगे, और वो भी जब 30 सेकेंड्स है तब उसको एक एब्सोल्यूट हाफ काउंट करते हैं. अदरवाइज द टाइम इज 1830, मतलब शाम के 6:30 बजे. क्लियर? अगर सर थर्ड उसमें अगर 25, 22 अगर इग्नोर 43 कुछ हुआ, इग्नोर कर देना है, उसको काउंट नहीं करते हैं. अदरवाइज ऑल्सो एग्जाम में नहीं रहेगा. ठीक है. सेकेंड में सिर्फ एब्सोल्यूट हाफ को काउंट करते हैं, बाकी उसको सेकेंड्स में अप डाउन अदर देन 30 ज्यादा उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, whatever the time is given in, ठीक है, whatever the time is given in the flight plan, ठीक है, all those times are in UTC. UTC क्या होता है? Do you know? यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन सर. नहीं, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम. ठीक है. मीनिंग आपने सेम समझा, बट यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम. ठीक है. सी पहले टी बाद में आता है.
Universal Coordinated Time. And something is known as IST. What is IST? International Standard Time. नहीं International नहीं Standard. नहीं, इंडियन स्टैंडर्ड. Okay. ठीक है, IST is Indian Standard Time. Okay. So IST is, ठीक है, IST is plus 5 hour and 30 minute then Greenwich Mean Time. ठीक है, जो आपका यूटीसी का रेफरेंस लिया जाता है, दैट इज फ्रॉम अ ग्रीनविच, जो कि लंदन में एक सिटी का, लंदन खुद एक सिटी है, सॉरी, यूके ब्रिटेन में एक सिटी का नाम है ग्रीनविच. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट चेक इट अगेन. ग्रीनविच इज अ सिटी, हाँ, आपका इंग्लैंड में ही है ग्रीनविच. ठीक है, उधर ही आपका टाइम रेफरेंस लिया जाता है. सो इंडिया का जो टाइम जोन है विच इज IST, दैट इज प्लस 5 आवर 30 मिनट्स. मतलब अगर ग्रीनविच में 0:00 यानी रात के 12 बज रहे हैं, तो इंडिया में उस टाइम पे 5:30 बजेंगे. ठीक है, AM, अर्ली मॉर्निंग. ठीक है, सो यू मे गेट कन्वर्जन ऑफ टाइम इन रियल लाइफ एक्सरसाइजेस. बट इन एग्जामिनेशन वट एवर द टाइम यू विल गेट, आपको जो भी टाइम मिलेगा, यू कंसिडर इट एज UTC ऑलवेज. फ्लाइट प्लान के सारे टाइम UTC में होते हैं. हाउएवर इन पार्ट 2 आपको टाइम कन्वर्जन करने दिया जा सकता है. ठीक है, सपोज जो आपको बोल देगा कि इफ इट इज 12 आवर इन GMT इन UTC, देन व्हाट इट विल बी इन IST. क्या होगा? 5:30 PM. हाँ, 5:30 जोड़ देंगे, नहीं 5:30 इसमें जोड़ देंगे तो 5:30 हम लोग नहीं बोलते हैं ना, वी विल से 1730. ठीक है, ऑल द टाइम विल बी रीड इन द 24 आवर फॉर्मेट. Okay. क्लियर? और UTC Yes. टाइम लिखने का एक तरीका होता है कि टाइम लिखने के बाद लिख देगा जुलू, Z. ठीक है, तो अगर किसी भी टाइम Okay, के sir. आगे जुलू लिखा हुआ है, मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग UTC टाइम आवर. तो अगर आपको इसको IST में कन्वर्ट करना है, 5:30 ऐड कर दो, it will give you IST time. So in the part 2 they may ask, do you know the time calculation formula, and you need to apply this. Means we are 5 hour and 30 minute ahead than GMT. Clear? Clear, sir. Give me one time calculation. I am giving it little complex because we need to be ready for any calculation time. If it is 1345 Zulu, what it will be in IST? One 575. नहीं, try it again. Sorry, 1875. ओके, 1875. 75 होता है क्या 60 मिनट के बाद मिनट नहीं होता है ना? सो व्हाट इट विल बिकम? इट विल बिकम 1915. अंडरस्टूड? 60 मिनट का ही मिनट होता है. सो इफ इट इज 1875, तो इसमें से 60 ऐड हो जाएगा आवर्स में. सो द टाइम विल बिकम 19 आवर्स. और 75 में से 60 गए तो कितने बचे? 15 मिनट. तो द टाइम विल बिकम 1915. क्लियर? Okay. Okay. Give me a calculation of one more exercise. ठीक है, the time is 1438. हाँ, Zulu convert into IST.
2008 sir. 20 नहीं पढ़ना है ना? What you sorry can read? 20 हाँ 20 2008. very good one. ठीक है. So this was the reading techniques of time and conversion technique of time. Done, very good. So these things they may ask in part 2 if they want, because in part 2 they may ask anything, but that should be simple in nature. ऐसा नहीं कि आपसे वो कुछ बहुत कुछ पूछ देंगे. They'll ask relevant questions. ठीक है. If you are working in releasing aircraft, or if you are working in maintenance, then you should know the time calculation formula. Sometimes you may need to convert from IST to UTC or UTC to IST. So that you need to take care of. Now, the next topic I left yesterday on knowing the airport and its part. ठीक है. So the next topic I am going to continue that only. ठीक है. We are going to see the airport and its part. What are the areas over airport and how it is being designated, defined and named. कैसे कैसे उसको लिखा जाएगा, क्या उसका नाम रहेगा और कैसे उसकी पहचान करेंगे. Done? So till yesterday Yes, we sir. have seen runway, taxiway and apron. Runway we have seen कि the area or the pathway or designated place, ठीक है, available for takeoff and landing And run landing. of an aircraft. Takeoff या landing के लिए जो place available है, that is known as runway. Then we have seen apron. Apron का 4 purpose था. If you remember, can you tell me what are those 4 purposes? Yes, sir. Apron का? Go ahead. Apron को sir passenger loading and unloading, ठीक है. maintenance, हाँ. parking हाँ. and fueling. Fueling. Very good. ठीक है. The prime purpose for apron is parking and then passenger loading unloading, fueling and maintenance. ठीक है. अगर कभी कोई अगर पूछे कि सबसे प्राइम पर्पस क्या है, सबसे मेन पर्पस क्या था, तो एप्रन का सबसे मेन पर्पस था पार्किंग. उसके अलावा जब आप कॉमर्शियलाइज करने लगते हो तो चीजें ऐड होती जाती है. वहीं पे पैसेंजर लोड अनलोड होंगे, फ्यूलिंग भी वहीं कर लेंगे, थोड़े बहुत मेंटेनेंस भी उधर ही कर लेंगे. डन. नाउ Yes, sir. नाउ वी आर गोइंग टू सी इनसाइड द एप्रन ओनली. ठीक है. अब एप्रन तो हमने देख लिया, ये रहा एप्रन. पूरे एरिया को कह देंगे एप्रन. इनसाइड द एप्रन, ठीक है, इनसाइड द एप्रन देयर आर मार्क्ड प्लेस. ठीक है. जिसको कि एयरक्राफ्ट के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, उसको बोलते हैं पार्किंग स्टैंड या फिर पार्किंग बे. आपने सुना होगा पार्किंग बे या फिर पार्किंग स्टैंड, या फिर कुछ लोग इसको बोलते हैं बे नंबर 1, बे नंबर 2, 32 बे, 31 बे. बेसिकली इसका नाम है पार्किंग बे. ठीक है. एंड इसको आप पार्किंग स्टैंड्स भी कह सकते हो, जहां पे एयरक्राफ्ट खड़ा होता है. नाउ दिस पार्किंग स्टैंड्स आर स्पेसिफिकली डिजाइंड कि आप यहाँ पे एयरबस 320 पार्क कर सकते हो या 321 पार्क कर सकते हो या फिर ATR पार्क कर सकते हो. आप देख रहा, कभी आप जब दोबारा से ड्यूटी पे जाओगे, जस्ट लुक एट केयरफुली. यहाँ पे मार्क किया रहेगा कि कौन कौन सा एयरक्राफ्ट इसमें पार्क हो सकता है. ठीक है. किस टाइप का एयरक्राफ्ट इस स्टैंड में एकोमोडेट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पैन साइज. मेन रहता है उनका स्पैन साइज, विंग स्पैन और उनका लॉन्गिट्यूडनल लेंथ. उसी के बेसिस पे कोई भी एयरक्राफ्ट किसी भी स्टैंड के ऊपर पार्क किया जाता है. सो देयर आर पार्किंग स्टैंड्स और पार्किंग बे, द डेजिग्नेटेड प्लेस फॉर द पार्किंग ऑफ एयरक्राफ्ट इनसाइड एप्रॉन. ठीक है. Designated place for the parking of aircraft inside the apron is parking stand. Clear? Now, something is known as ramp. ठीक है. रैंप, RAMP, रैंप. हम लोग रैंप जैकेट पहनते हैं. ठीक है. जो आपका फ्लोरोसेंट जैकेट होता है, इफ यू आर वर्किंग इन एयरपोर्ट, तो आप रैंप जैकेट पहनते हो. रैंप क्या होता है? टैक्सीवे का जो पर्पस, ठीक है, टैक्सीवे का जो पर्पस
एयरपोर्ट के रेस्पेक्ट में था ना, सेम पर्पस रैंप का होता है एप्रॉन के अंदर। क्या मतलब है इसका? रैंप इज अ पाथवे, ठीक है, which connects the stands and which provide route inside the apron. एप्रॉन के अंदर के रास्ते को रैंप कहते हैं, ठीक है, इस टाइप से। सपोज एक एयरक्राफ्ट, ये रेड कलर वाला जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, इसको पुशबैक करना है और रनवे तक जाना है, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि ये यहीं से शॉर्टकट मार लेगा डायरेक्ट, नहीं। पहले ये पुशबैक होकर रैंप पे खड़ा होगा और रैंप के पाथ को ही फॉलो करते हुए रनवे तक जा सकता है। तो जो कनेक्टिविटी का पाथ रैंप एप्रॉन के अंदर बनाया जाता है, दैट पाथवे इज नोन एज रैंप इनसाइड एन एप्रॉन। क्लियर? तो जो टैक्सी वे का फंक्शन था एयरपोर्ट के रिस्पेक्ट में कि वो किसी दो पॉइंट को कनेक्ट करता है, सिमिलरली रैंप इज कनेक्टिंग द पार्किंग स्टैंड्स and two different point inside an apron. Is it clear so far? Now, moving to the next topic after apron, ठीक है? After apron, ramp and parking stands we have seen, and like I was saying yesterday, whenever you are making airport, things are getting enhanced. Like you can see, this is maintenance hangar, ठीक है? Maintenance bay, the parking area for outside vehicle, terminal building for security check, railway station is optional, railway or metro station, whatever you want to make, ठीक है? General aviation terminal, ATC tower, these are also part of any airport only. Fuel depot or fuel station, whatever you say, or nowadays they are making fuel hydrant inside the apron only, so that is also a fueling point. Freight carrier or cargo terminal, this is basically different in most of the airport, okay, it kept isolated from the passenger areas. Freight or cargo areas, helipads if available, then they are also a part of airport, okay, and fire stations. So these are the additional facility. If you are making airport, then these are the additional facility you should make available on your airport. Now we are going to see the most important part, that is runway. Inside the runway there are many things and we need to see one by one. ठीक है? Now रनवे जो होता है, इस रनवे का एक डेजिग्नेटर होता है, रनवे का कुछ ना कुछ नंबर होता है। Someone will say runway 27, someone will say runway 29, और sometimes you may have also observed कि इस तरह का एक प्ले कार्डिंग रहेगा और वहां पे लिखा रहेगा 27L, एरो बनाया रहेगा इस साइड में, इस साइड लिखा रहेगा 09R। आपने नोटिस किया है? रनवे के आसपास कभी नजर मारोगे ना, तो L और R करके एक मार्किंग रहती है इस टाइप से। इसका मतलब होता है कि आप अगर बाएं साइड में जाओगे तो वो कहलाएगा रनवे 27 और दाएं साइड में जाओगे तो वो कहलाएगा रनवे 09। एक ही रनवे, दो नाम से पुकारा जा सकता है, ठीक है, रनवे 09 और रनवे 27। सो एज यू कैन सी, दिस इज रनवे 27 एंड दिस इज रनवे 09, ठीक है। हाउ इट इज बीइंग नेम्ड वी आर गोइंग टू सी लेटर, बट अभी तक के लिए आप इतना ही समझो कि अगर रनवे पे किसी भी टाइप की मार्किंग रहती है, सो दैट इज नोन एज रनवे डेजिग्नेटर। क्लियर टू यू? रनवे डेजिग्नेटर समझ में आया? Else you can also see, I'll show you through Google Map. Just a second. ठीक है, चलो दिल्ली एयरपोर्ट का ही देख लेते हैं। Here you can see, if I turn on the satellite mode, over the runway you can see very clearly R11 means this is the runway 11, and in the opposite side of the same runway this will be runway 29er. See, runway 29er L, मतलब एक ही रनवे लेफ्ट साइड में रनवे 29er कहलाता है
और राइट साइड में वही रनवे 11 कहला रहा है। सो हाउ इट इज बीइंग कैटेगराइज्ड आई विल टेल यू लेटर, ठीक है। अभी आफ्टर finishing the definitions of airport, I'll tell you how it is runway 11 and how is that runway 29er, ठीक है। कैसे पड़ता है उसका नंबर वी आर गोइंग टू सी, बट फॉर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर रनवे पे किसी भी टाइप का नंबर लिखा रहता है सो दैट इज नोन एज रनवे डेजिग्नेटर, ठीक है, रनवे डेजिग्नेटर। क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है? भूपेश, एम आई ऑडिबल? You are not audible. Is that clear to everyone? Sir, I just joined the class. Acha, okay, okay. This runway designator part is clear to you. I'll tell you later ki how it is being designated. But over the runway, if anything is written, then that is known as runway designator. या फिर उसको runway number बोलते हैं कई बार। तो runway पे आप देखोगे लिखा रहता है कुछ numbers 27L 09R means सेम रनवे लेफ्ट साइड में रनवे 27 कहलाता है और राइट साइड में सेम रनवे रनवे 09 कहलाता है। दिस मच क्लियर? ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ द रनवे डेजिग्नेटर इज बीइंग मार्क्ड, ठीक है। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक, और उस पे एक बहुत ही यू कैन से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक्सरसाइज है दैट यू आर गोइंग टू सी टुडे, ठीक है। यू नीड टू फाइंड दैट वन। तो वो एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा एंड यू विल बी मोर क्लियर अबाउट द रनवे डेजिग्नेशन। बट ओवर द रनवे, ठीक है, ओवर द रनवे इफ यू फाइंड एनी नंबर इज रिटन देन दैट इज रनवे डेजिग्नेटर, ठीक है, वो रनवे का नंबर होता है। नाउ in the beginning of runway you can say this is hatched portion, white color के continuous beam रहेंगे, ठीक है, you can see on the both side of the runway, ठीक है। this is known as runway threshold, ठीक है, white color के beam, this is known as runway threshold, मतलब this is the beginning of runway. runway threshold is defined as beginning of runway, ठीक है, available for take off and landing of aircraft, मतलब ये रनवे का शुरुआत होता है जहां पे या जहां के बाद से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ या लैंड कर सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इस साइड अगर शुरुआत बोलेंगे तो इस साइड तो एंड है, एंड पे भी तो थ्रेशोल्ड है। नहीं, राइट नाउ आई हैव टोल्ड ना कि वन रनवे कैन बी टोल्ड बाय टू नेम्स, रनवे 27 एंड रनवे 09 एंड थ्रेशोल्ड ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज बिगिनिंग ओनली। ये रनवे 27 का थ्रेशोल्ड है और ये रनवे 09 का थ्रेशोल्ड है। अगर कोई एक रनवे का नाम पड़ता तो एक ही थ्रेशोल्ड होता वहां पे, बट रनवे दोनों साइड से यूज किया जा सकता है। दैट्स व्हाई बोथ ऑफ द एंड इज हैविंग थ्रेशोल्ड, स्टिल दे विल नोन एज बिगिनिंग ऑफ रनवे। एंड पे थ्रेशोल्ड को नहीं रखा जाता है, ठीक है। सो व्हेनेवर यू विल सी द डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड यू विल टेल बिगिनिंग ऑफ रनवे अवेलेबल फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो आपसे काउंटर क्वेश्चन कर सकता है कि दोनों साइड तो थ्रेशोल्ड है, तो अगर इस साइड आप बोल रहे हो बिगिनिंग तो इस साइड तो एंड होना चाहिए। नो, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ रनवे 27 देन दिस इज द बिगिनिंग ऑफ रनवे 09, ठीक है। सो दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट रनवे सेंटर लाइन, ठीक है, ठीक है, अ लाइन, ठीक है, which divides runway longitudinally into two equal part, laterally नहीं, longitudinally into two equal part, that is known as runway center line, ठीक है। शॉर्टकट में ऐसा भी कुछ लोग लिखते हैं RWYCL, रनवे सेंटर लाइन।
which divides runway into two equal part longitudinally. ठीक है, अगर 4 फीट का रनवे बनाया गया है विड्थ, तो 2 फीट लेफ्ट 2 फीट राइट, एंड दिस इज द रनवे सेंटर लाइन. नेक्स्ट वन इज नोन एज एमिंग पॉइंट. ठीक है, एमिंग पॉइंट क्या होता है? जब कोई भी एयरक्राफ्ट लैंड करने आएगा, ठीक है, अगर वो थ्रेशोल्ड को अपना एम बनाएगा, मतलब उसने सोचा कि थ्रेशोल्ड पे अपना लैंडिंग गियर का व्हील टच करवा देंगे. नाउ समबडी विल टेल मी कि व्हाइल गोइंग फॉर द लैंडिंग एयरक्राफ्ट का मेन व्हील पहले ग्राउंड पे टच होता है या नोज व्हील टच होता है ग्राउंड पे पहले? Who is going to tell? Main landing. Main landing wheel. ठीक है, very good. So if they aim to the threshold, then there may be a scenario कि आपका व्हील थोड़ा पीछे ही रह जाएगा, मतलब आप रनवे अंडर शूट कर जाओगे, रनवे शॉर्ट पड़ जाएगा आपको. सो इट इज रिकमेंडेड कि दो इट इज ए थ्रेशोल्ड, आप थोड़ा सा आगे अपना एमिंग पॉइंट बनाओ. सो यू कैन सी द मार्क 6. ठीक है, दो थिक व्हाइट कलर के बीम बनाए जाते हैं एज एमिंग पॉइंट. कि एक काम करो, आप थ्रेशोल्ड को एम मत बनाओ, नहीं तो हो सकता है आप रनवे अंडर शूट कर जाओगे. तो क्या करो, एमिंग पॉइंट रखो रनवे थ्रेशोल्ड से थोड़ा सा आगे, आप इसको एम करो. अगर आप पीछे भी रह गए तो कोई बात नहीं, हमारा थ्रेशोल्ड है. आगे भी रह गए तो कोई बात नहीं, आप एक क्लीन लैंडिंग कर पाओगे. सो दिस इज नोन एज एमिंग पॉइंट, the point which is being aimed by the pilot while going for landing. And from the threshold to this marking, white color parallel marking around runway center line, runway center line के parallel white color के marking होती है up to certain distance, that is known as touch down zone. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर किसी एयरक्राफ्ट को टच डाउन करना है तो या तो थ्रेशोल्ड या फिर इस एरिया तक में अपना लैंड कर ले. अगर इतने दूर तक में लैंड नहीं कर पाया ना, तो बेटर है कि वो लैंड करे ही नहीं, वो एक गो राउंड कर ले, फिर से टेक ऑफ कर ले. नहीं तो रनवे का लेंथ उसके लिए कम पड़ जाएगा, वो रनवे ओवर शूट कर सकता है. तो थ्रेशोल्ड से लेके टच डाउन जोन, आप यहां तक में प्रॉपर अपना लैंड कर लो, नहीं तो आपको रनवे का लेंथ कम पड़ सकता है, फिर आप रनवे ओवरशूट कर जाओगे, ओवरशूट बाहर निकल जाएगा आपका एयरक्राफ्ट. सो यू कैन सी ओवर रनवे देयर इज थ्रेशोल्ड, देयर इज एमिंग पॉइंट एंड देयर इज टच डाउन जोन which goes almost 40% of the length from each side. ठीक है, यहां तक में लैंड कर लो भैया, नहीं तो आपसे नहीं हो पाएगा, आप दोबारा राउंड मार के आओ. So that is known as touch down zone. Now you can see, ठीक है, आफ्टर द रनवे फ्रॉम बोथ साइड. इन दिस इमेज आपको ये नंबर 10 पॉइंट, ठीक है, जनरली ये रनवे के दोनों साइड में होता है, बट दिस इमेज इज नॉट एक्यूरेट एज पर द सीआर रेगुलेशन. तो आपको एक साइड में खाली बताया गया है 10 नंबर पॉइंट, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, बट आपको जनरली दोनों साइड ये देखने को मिलेगा. दिस इज नोन एज स्टॉप वे. ठीक है, क्या होता है स्टॉप वे? इज अ एरिया, ठीक है, आफ्टर द रनवे थ्रेशोल्ड. रनवे थ्रेशोल्ड के बाद का एरिया होता है स्टॉप वे. ठीक है, विच इज बीइंग मेड, ठीक है, आइदर अनपेव्ड, अनपेव्ड मतलब कच्चा, पेव्ड मतलब पक्का, PAVED, पेव्ड मतलब पक्का, अनपेव्ड मतलब कच्चा. आइदर अनपेव्ड और सेमी पेव्ड, आधा पका. Why? The purpose is if by any case our aircraft is overshooting the runway, रनवे लेंथ कम पड़ रहा है, उसको ओवरशूट कर रहा है रनवे को, तो अपने एयरक्राफ्ट का व्हील इसमें फंस के रुक जाए. नहीं तो क्या होगा, रनवे एयरक्राफ्ट जाके बाउंड्री में लगेगा और देयर इज अ केस ऑफ फायर.
तो टू अवॉइड दैट रनवे के लास्ट में थोड़ा सा ढीली मिट्टी को ना ढीला रखा जाता है यहाँ पे, ताकि अगर व्हील आए तो यहीं पे फंस के रुक जाए, टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट। सो दैट इज नोन एज स्टॉप वे, जहां पे एयरक्राफ्ट को स्टॉप किया जाएगा इन केस रनवे इज ओवरशूटिंग। नाउ समथिंग इज क्लियर वे। स्टॉप वे इज ए एरिया ओवर ग्राउंड एंड समथिंग इज नोन एज क्लियर वे। ये क्या होता है? क्लियर वे इज एन एयर स्पेस, ठीक है। क्लियर वे इज एन एयर स्पेस विच लेफ्ट ऑब्स्टेकल फ्री। आप देखोगे जब जहां से आपका एयरक्राफ्ट टेक ऑफ या लैंड करता है ना, वहां पे कुछ दूर तक बिल्डिंग्स की हाइट लिमिट करवाई जाती है, या फिर बिल्डिंग्स नहीं होता है जनरली। यहाँ पे क्या माना जाता है कि जब हमारा एयरक्राफ्ट इनिशियल टेक ऑफ करेगा तो देयर विल बी ए ग्रेजुअल इंक्रीमेंट ऑफ हाइट, सडन इंक्रीमेंट नहीं होगा, धीरे धीरे एयरक्राफ्ट ऊपर जाएगा। सो दैट एरिया शैल बी ऑब्स्टेकल फ्री। नहीं तो इफ बाय एनी केस एयरक्राफ्ट टेक ऑफ का एंगल सही से अटेंड नहीं कर पाया तो बिल्डिंग में जाके एक्सीडेंट हो जाएगा। सो द एयर स्पेस आफ्टर द रनवे लेफ्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड for the purpose of clear takeoff, that is known as clear way. Clear way is an air space and stop way is an area over ground. समझ में आ रहा है? So you can see runway lighting we'll see later on, and then one more thing, it is written as de-icing area. Basically de-icing area इंडिया में जरूरत नहीं पड़ती है। This is more usual in European countries. वहां पे ग्राउंड पे ही सीवेज या ड्रेन बना दिया जाता है। आप यहाँ पे आके अपने एयरक्राफ्ट का डी-आइस कर सकते हो, ताकि जो फ्लूइड रहेगा वो रनवे या टैक्सी वे पे पानी इकट्ठा नहीं करेगा, यहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगा। देन दिस इज प्री थ्रेशोल्ड, यू कैन से। प्री थ्रेशोल्ड एरिया बेसिकली बनाया जाता है बड़े एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के लिए। क्या होता है कि आपका रनवे का विड्थ लिमिटेड रहता है, तो अगर कोई भी एयरक्राफ्ट यहाँ पे टर्न करेगा ना बायां दायां, सो देयर इज अ चांस कि उसको टर्न करते टाइम उसका विंग स्पैन किसी ना किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को डिस्टर्ब कर सकता है। तो उसके लिए प्री थ्रेशोल्ड एरिया बना दिया गया है। या फिर अगर उस एयरक्राफ्ट को बोला जाए कि इतने से रनवे पे एक यू टर्न मारो, सो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट लार्जर एयरक्राफ्ट, तो उसके लिए प्री थ्रेशोल्ड एरिया बनाया जाता है विच इज ऑफनली लार्जर देन रनवे विड्थ। रनवे विड्थ से ज्यादा चौड़ा होता है। यहाँ पे एयरक्राफ्ट आके यू टर्न मार सकता है फॉर द लाइनअप पर्पस। सपोज आपने शुरू में प्लान बनाया कि रनवे 27 से टेक ऑफ करना है, बट विंड्स का डायरेक्शन फेवरेबल नहीं है या आगे विजिबिलिटी सही नहीं है, तो उसको बोलेगा एक काम करो दूसरे साइड से आज टेक ऑफ कर लो। तो ये एयरक्राफ्ट इधर से मूव करते उधर जाएगा। अगर वो इतने से रनवे लेंथ पे टर्न ही नहीं ले पाया तो फिर क्या फायदा? तो उसके लिए प्री थ्रेशोल्ड एरिया बनाया जाता है कि जाओ यहाँ पे अच्छे से टर्न कर लो, फिर यहां से टेक ऑफ कर जाना। ठीक है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्री थ्रेशोल्ड, जस्ट टू मेक द क्लियर मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट व्हाइल गेटिंग लाइन अप। पापी लाइट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। रनवे डेजिग्नेटर आई हैड टोल्ड कि रनवे के ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ है दैट इज नोन एज रनवे डेजिग्नेटर। Then runway center line, it is well explained, longitudinally divided into two parts. Then touchdown zone, I have told the area which is marked for the touchdown of aircraft in case of landing. यहाँ तक में touchdown हो जाओ मीन्स आपका व्हील टच हो जाना चाहिए, अदरवाइज बेटर है गो अराउंड कर लीजिए, नहीं तो आपको रनवे लेंथ कम पड़ जाएगा। Then aiming point I have told, ठीक है, टू थिक कलर व्हाइट बीम, ठीक है, which is being aimed while going for landing. Aiming point, threshold, just a second, threshold being told nicely कि that is the beginning of runway always, ठीक है, available for takeoff and landing. Stop way
This is unpaved or semi-paved that may hold the aircraft wheel in case aircraft is overshooting the runway. Then holding position, अभी मैं इसको बताऊंगा. Is marking, रनवे के एज पे व्हाइट कलर के एक इस तरह से मार्किंग बना दी जाती है, मतलब दिस इज द लिमिट ऑफ रनवे. ऐसा नहीं कि रनवे कुछ लोग इसको भी समझ लें, नहीं. तो एक बाउंड्री बनाई जाती है, उसको बोलते हैं एज मार्किंग. एज पे ये रहा रनवे, इतना ही चौड़ा है. ठीक है. देन हाई स्पीड टैक्सीवे ऑप्शनल, इफ यू वांट यू कैन मेक, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड. हेलीकॉप्टर स्टैंड ऑल्सो ऑप्शनल, इफ यू वांट यू कैन मेक, otherwise not required. So these are the somehow area for an airport. Now one is very important and that is known as runway holding point. ठीक है, इसका नाम आप लोग नोट करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रनवे होल्डिंग पॉइंट क्या होता है? ये जितने भी टैक्सी वे की कनेक्टिविटी होती है ना, हर एक टैक्सी वे पे रनवे में एंटर करने से पहले एक स्टॉप पॉइंट बनाया जाता है. ठीक है, एक स्टॉप पॉइंट बनाया जाता है, दैट इज नोन एज रनवे होल्डिंग पॉइंट. मतलब आपको अगर बोला गया है कि रनवे 27 पे चले जाओ, तो डायरेक्ट आप रनवे में एंटर नहीं कर जाओगे. आप पहले रनवे तक पहुंचोगे और रनवे होल्डिंग पॉइंट पे भले ही 1 सेकेंड के लिए सही, लेकिन वहां पे आप होल्ड करोगे, मतलब रुकोगे और एटीसी से पूछोगे, एम आई क्लियर टू एंटर द रनवे और नॉट. ठीक है, भले आपको परमिशन दे दिया कि रनवे पे जाके टेक ऑफ कर लो, लेकिन आपको रनवे होल्डिंग पॉइंट पे जाके रुकना पड़ेगा और एटीसी से पूछोगे कि रनवे खाली है, एंटर कर जाऊं या कोई प्रॉब्लम है. तो दैट पॉइंट इज नोन एज रनवे होल्डिंग पॉइंट. ठीक है, द मार्क्ड पॉइंट नियर टू द रनवे वेयर एयरक्राफ्ट होल्ड इट्स पोजीशन. एयरक्राफ्ट रुकता है फॉर द क्लियरेंस टू एंटर इनटू द रनवे. रनवे पे एंटर करेगा कि नहीं करेगा ये पूछेगा एटीसी से. ठीक है, बिकॉज रनवे इज ऑलवेज अ सेंसिटिव एरिया. यू आर गोइंग फॉर टेक ऑफ, सम एयरक्राफ्ट इज कमिंग फॉर लैंडिंग. आप अगर स्ट्रेट अवे इंटर कर जाओगे तो दूसरे के लिए एक्सीडेंट हो सकता है. तो एटीसी से पूछो कि इंटर कर जाऊं, खाली है, या कोई लैंडिंग एयरक्राफ्ट आ रही है, या किसी दूसरे को आपने टेक ऑफ परमिशन दे रखा है. तो रनवे पे एक बार में एक ही एयरक्राफ्ट. ठीक है, इन बिजिएस्ट एयरपोर्ट, दैट टू नॉट इन इंडिया टिल नाउ. ठीक है, इन बिजिएस्ट एयरपोर्ट क्या करते हैं कई बार कि अगर किसी छोटे एयरक्राफ्ट को शॉर्ट लेंथ ऑफ रनवे चाहिए टेक ऑफ के लिए, तो बड़े एयरक्राफ्ट को इस थ्रेशोल्ड पे वेट करवा देते हैं कि आप 1 सेकेंड या 1 मिनट रुक जाओ मैक्सिमम, इस छोटे वाले एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने दो, ये आधा लेंथ ही रनवे लेगा, आप फिर बाद में टेक ऑफ कर जाना. लेकिन इन इंडिया दिस इज नॉट परमिटेड. रनवे पे एक बार में एक एयरक्राफ्ट. ठीक है, और सब लोग वेट करेंगे ओवर द रनवे होल्डिंग पॉइंट, चाहे किसी को कितनी भी अर्जेंसी हो. रनवे के मामले में कोई गुंजाइश नहीं, सबको रुकना है फॉर द परमिशन. इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आया रनवे के सारे एरियाज, एयरपोर्ट के आसपास के सारे एरियाज? Yes, sir. ठीक है, now you can see with some example, here you can see very nicely the clear image for you guys. देखो, टच डाउन जोन मार्किंग दिख रहा है, रनवे सेंटर लाइन के पैरेलल जो व्हाइट स्ट्रिप्स गए हैं ना यहां तक, these are known as टच डाउन जोन मार्किंग. ठीक है, टच डाउन जोन बेसिकली. एमिंग पॉइंट, थिक व्हाइट कलर बीम, तो इट इज थ्रेशोल्ड. ठीक है, लेकिन यहां पे एम नहीं करेगा. यहां पे एम करेगा तो क्या होगा, अगर पीछे पड़ गया तो मिट्टी में लैंड हो जाएगा, एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो सकता है. तो आप एक काम करो, एमिंग पॉइंट पे एम करो, कि थोड़ा सा पीछे भी रहे तो थ्रेशोल्ड तो है अपने पास. देन सेंटर लाइन, and this is written here as a landing designator, but it is basically runway designator. ठीक है, इस इमेज में यहाँ पे landing designator लिख दिया है, but this is basically a runway designator. And runway threshold is marking, you can see
बॉर्डर पे व्हाइट कलर की जो पतली लाइन गई है एंड तक, दैट इज एज मार्किंग, ठीक है। हेयर इट इज नोन एज ब्लास्ट पैड, यहाँ पे लिखा है ब्लास्ट पैड। अगर यहीं पे थोड़ा सा सरफेस पक्की, ठीक है, पक्के सड़क को अगर थ्रेशोल्ड के पीछे बना देता, सो दैट मस्ट बी नोन एज प्री थ्रेशोल्ड। बट यहाँ पे अगर इसको ब्लास्ट पैड लिखा है तो इसका पर्पस क्या है कि जब आप अपने एयरक्राफ्ट का हाई पावर रन अप करते हो, इंजन ग्राउंड रन करते हो ऑन हाई पावर, तो आप एप्रोन के ऊपर हाई पावर रन अप नहीं कर सकते हो। तो उस केस में एटीसी बोलता है कि आप रनवे पे जाओ, थ्रेशोल्ड पे खड़े हो जाना, टेक ऑफ नहीं करना, बट आप अपने एयरक्राफ्ट का हाई पावर इंजन रन कर सकते हो। उस केस में आपके एयरक्राफ्ट से जो भी हाई पावर एग्जॉस्ट निकलेगा वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। So for that purpose it is written as here blast pad. Otherwise that is a basically pre-threshold area. And you can see right side में यहाँ पे taxiway है, ठीक है, parallelly throughout the runway taxiway, और यहाँ पे स्पेशल मार्किंग नहीं है, बट somehow at this point रनवे होल्डिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इस पॉइंट के आसपास टैक्सीवे और रनवे के बीच में रनवे होल्डिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इधर समहाउ बीच में। सो दीज आर द एरियाज ओवर द एयरपोर्ट। लाइट हम लोग देखेंगे, उससे पहले रनवे का कैलकुलेशन पढ़ेंगे, बट विल सी वन मोर एग्जांपल विथ दिल्ली एयरपोर्ट कि हाउ इट इज लुक्स लाइक। नाउ यू कैन सी दिस इज रियल एग्जांपल, नो एनी इमेज, नथिंग, यू कैन सी वेरी नाइसली, ठीक है। ये देखो, दिस इज द रनवे, ठीक है, और देखो थ्रेशोल्ड से पहले जो एरिया दिया गया है ना, ये वाला, दीज ऑल आर नोन एज प्री थ्रेशोल्ड। अब देखो मूवमेंट के लिए यहाँ पे जगह दिया गया है सबको कि बाएं दाएं जितना घूमना है इधर घूम लो। प्री थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड, रनवे डेजिग्नेटर रनवे 11, ये हो गया आपका टचडाउन जोन मार्किंग, देख सकते हो यहां तक है आपका टचडाउन जोन मार्किंग, ये रहा आपका एमिंग पॉइंट, क्लियर। सिमिलरली अपोजिट साइड, एमिंग पॉइंट, टचडाउन जोन मार्किंग and threshold, then again pre-threshold areas and pre-threshold areas, that's all. Ab I have told about taxiway. Now you can see this is the taxiway in between these two runway, this is the taxiway जो दो runway के बीच से जा रहा है, and I have told about runway holding point, right? So here you can see this is the runway holding point, यहीं पे रनवे में एंटर करने से पहले यहाँ पे रुकोगे तो रनवे होल्डिंग पॉइंट, हेयर इट इज रनवे होल्डिंग पॉइंट, यू कैन सी रनवे होल्डिंग पॉइंट मार्क है ना येलो कलर का, रनवे होल्डिंग पॉइंट, ठीक है, रनवे होल्डिंग पॉइंट। मतलब आप रनवे में एंटर करने से पहले इस पॉइंट पे रुकोगे और एटीसी से पूछोगे कि रनवे खाली है कि नहीं, ठीक है। एंड इफ इट इज रिटन एज 29L एंड 11R, इसका मतलब राइट साइड में ये कहलाएगा रनवे 11 और लेफ्ट साइड में जाने पे ये कहलाएगा रनवे 29er, क्लियर। सो दीज आर द एयरपोर्ट एरियाज। नाउ ये वाला एयरक्राफ्ट देखो टैक्सीवे पे मूव कर रहा है, दिस इज अ टैक्सीवे, ठीक है, दिस इज द एप्रॉन, यू कैन सी पार्किंग स्टैंड एंड दिस इज द रैंप। ये देखो ये सब रैंप है जो बीच में रास्ते हैं इनसाइड द एप्रॉन, these are known as ramp and these are the bay number or parking stand number, whatever you can say. So this is basically airport complete area I have explained so far. If I'm missing anything you can let me know कि सर अगर आपको कुछ और एरियाज के बारे में पता है you can let me know the definition. और किसी को कोई एरिया पता है other than that what I have explained today? बताओ, नहीं तो फिर मैं एक पूछता हूं डाउट, किसी को और कुछ पता है, कुछ अलग एरिया अदर देन टैक्सीवे, रनवे, थ्रेशोल्ड, एमिंग पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ये सब के अलावा? नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट आइसोलेटेड बे? कभी आपने सुना है आइसोलेटेड बे के बारे में या फिर हाई हाँ सर, पावर बे? सुना है, क्या सुना होता है। है क्या होता है आइसोलेटेड बे?
आइसोलेटेड बे में जैसे मतलब रिसेंटली इंसिडेंट्स हो रहे थे कि मतलब बॉम्ब थ्रेट्स आ रहे थे, तो आई तो मतलब एक जो सबसे अलग रहता है, मतलब वो कॉमनली ज्यादातर यूज नहीं होते वो बे। तो ऐसे जैसे कोई भी बॉम्ब थ्रेट आया तो वो आइसोलेटेड बे पर ही एयरक्राफ्ट पार्क करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बेसिकली यू आर राइट, ठीक है, यू आर राइट अबाउट दैट डेफिनेशन। दैट इज नोन एज आइसोलेटेड वे, मतलब आइसोलेटेड एरिया। अगर कोई सस्पेक्टेड एयरक्राफ्ट है, सिक्योरिटी थ्रेट्स वगैरह है, तो बोलेगा कि आप जाओ और ये देखो, जनरली ये सबसे दूर है, यहीं पे जाके उसको पार्क करवा देगा कि इन केस अगर उसमें ब्लास्ट होता भी है तो वो दूसरों को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो दैट इज नॉन एज आइसोलेटेड वे। एंड नॉट ओनली अबाउट द बम थ्रेट्स एंड ऑल। सपोज अगर किसी ने बोल दिया कि इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, किसी वायरस, इंटरनेशनल्स में कई बार होते हैं कि वायरस थ्रेट्स आते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस के, तो उस केस में अगर कोई इन्फेक्टेड एरियाज या फिर इन्फेक्टेड वायरसेस के अगर केस रिपोर्ट किए गए, तो भी उस एयरक्राफ्ट को आइसोलेटेड वे पे लाके पार्क कर देगा कि पहले चेक करवाओ कि सब इन्फेक्शन फ्री है कि नहीं। तो कोरोना के टाइम पे मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल्स वेयर केप्ट ऑन आइसोलेटेड वे मेनी अ टाइम्स। और नॉट ओनली कोरोना, कोरोना तो एग्जांपल बन गया एक, बाकी अगर कोई भी वायरस सस्पेक्टेड है, कोई भी डिजीज सस्पेक्टेड है, तो बोलेगा जाओ आइसोलेटेड वे पे वेट करो, पहले पूरा चेक करवाएंगे, देन आई विल गिव यू द क्लियरेंस कि यू कैन इंटर टू नॉर्मल टर्मिनल्स एंड ऑल, ठीक है। सो दीज वर द बेसिकली थिंग्स ओवर द एयरपोर्ट। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ एरिया आपको जानना है डेफिनेशन, यू कैन लेट मी नो, बट as per my understanding and as per the IT requirement, RT requirement, this much is sufficient, ठीक है। इतना काफी था एक्सप्लेन करने के लिए, एंड दीज एरियाज आर बेसिकली क्लियर टू अंडरस्टैंड, एंड आई डोंट फाइंड कि आप लोगों को भी समझने में कोई परेशानी हुई होगी, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। सो दीज वर द पार्ट्स ओवर द रनवे। नाउ वी आर गोइंग टू सी, पहले रनवे का, सॉरी, लाइट का देख लेते हैं, देन विल गो टू द रनवे पार्ट्स। Now we are looking at lights presents over the runway and taxiway. Some basic lights. By the way, there are many lights which help you regarding approach. But for now, we are going to see the light available for runway and taxiway. Okay. So in night, if you have ever get a chance to work, you might have seen कि टैक्सीवे जो होता है, टैक्सीवे का सेंटर लाइन ग्रीन कलर के लाइट से रहता है और एज लाइट ब्लू कलर का होता है, ठीक है। देयर इज a theory in aviation that if you need to state, अगर आप ये बताना चाहते हो कि कोई सा एरिया ऑक्यूपाइड है, तो आप उसका बॉर्डर ब्लू कलर के लाइट से कर दो, ठीक है। सपोज आपने डिसाइड किया कि मैं एक एयरपोर्ट बनाऊंगा और वहां पे एक महात्मा गांधी का मूर्ति बनाऊंगा, ठीक है, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस या छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका आप एक स्टैच्यू बनाना चाहते हो, मेक इट। बट इन नाइट दैट एरिया माइट नॉट बी विजिबल टू ऑल, तो क्या करोगे आप, इसके आसपास ब्लू कलर का बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर दोगे। इट विल शो कि दिस एरिया इज ऑक्यूपाइड, दिस इज नॉट अ वैकेंट एरिया, दिस इज एन ऑक्यूपाइड एरिया। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली टैक्सीवे, टैक्सीवे इज एन ऑक्यूपाइड एरिया, स्पेशल पर्पस टैक्सीइंग के लिए। So the edge light will be blue color and center light will be green color. Clear? Taxiway का edge light blue in color, center light green in color. Now come to the runway, ठीक है। रनवे का edge light, ठीक है, रनवे का edge light either, ठीक है, why I am saying either, क्योंकि इसमें मैंने वेरिएशन नोटिस किया है प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली के अलावा मैंने इसमें प्रैक्टिकली वेरिएशन नोटिस किया है। थ्योरी सेज कि रनवे एज लाइट शैल बी व्हाइट इन कलर, ठीक है, रनवे का जो एज लाइट है
that should be white in color. Runway is light. But I have seen many times in the night operations थोड़ा सा येलोइश रहता है, ठीक है, नॉट कंप्लीटली एम्बर बट येलो कलर भी देखने को मिला है मुझे बहुत टाइम्स, बहुत सारे एयरपोर्ट पे. And I have went to the theory, didn't find anywhere, but this answer is very satisfactory. You can say either white or yellow in color. Runway is light, white or yellow, chalega. Now the main mystery is runway center line. Runway center line क्या है? Initially runway center line is of white in color, ठीक है, white color light का series रहेगा initially. In the middle section, that is a combination of white and red, and in the end this is red color. इसके पीछे का लॉजिक है क्या? व्हाइट कलर है मतलब रनवे का बिगिनिंग है, सेटिस्फैक्टरी रेंज है, लैंड करते जाओ. व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन आना शुरू हुआ मतलब दिस इज द मिड वे ऑफ रनवे. अब आपको अपना स्पीड रिड्यूस करने की जरूरत है. रेड आ गया मींस वी आर कमिंग टुवर्ड्स एंड ऑफ रनवे. ब्रेक लगाओ नहीं तो रनवे ओवरशूट कर जाओगे. सो रनवे का एज लाइट व्हाइट और येलो. रनवे सेंटर लाइन उसका आंसर एक थ्योरी में दिया जाता है. कैसे? इनिशियली अ सीरीज ऑफ व्हाइट कलर, ठीक है, सीरीज ऑफ व्हाइट कलर. इन मिड सेक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट एंड रेड, एंड लास्ट में रेड कलर का सीरीज. इनिशियली सीरीज ऑफ व्हाइट कलर, मिड सेक्शन व्हाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन, एंड इन लास्ट सेक्शन अ सीरीज ऑफ रेड कलर. ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक है. रेड कलर आया, ऑलमोस्ट आप एंड पे आ गए हो, ब्रेक मार लो. व्हाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन है मिड सेक्शन. इनिशियली व्हाइट मीन दिस इज द बिगिनिंग ऑफ रनवे. So you can see by the examples, I'll show you through the real pictures. This you can see about the runway colors. Threshold and edge light you can see this is white only, but last में देखो थोड़ा थोड़ा येलोइश दिखने लगा ना. येलो कलर में ये टेंडेंसी है, दूर से वो येलोइश दिखता है, नजदीक आने पे अगर लाइट येलो है ना तो व्हाइट दिखने लगता है. So this is white in color, edge light white और येलो. एंड रनवे सेंटर लाइन पे गौर करो, व्हाइट, बीच में व्हाइट एंड रेड का मिक्सचर, एंड लास्ट में रेड. ठीक है, व्हाइट व्हाइट एंड रेड कलर का मिक्सचर, लास्ट में रेड. सो दिस इंडिकेट्स कि रनवे इज हैविंग सम डेफिनेशन रनवे लाइट्स का, कि शुरू में व्हाइट, मिड में व्हाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन, और लास्ट में रेड कलर का. Is that clear so far? Yes sir. ठीक है, तो ये सब बेसिकली आपसे पूछता है पार्ट 2 में. एंड ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूछेगा या हाँ पूछेगा, डिपेंड्स. और अदर देन दैट, ठीक है, अदर देन दैट क्वेश्चन नंबर 5 में कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा रहेगा. ठीक है, क्वेश्चन लिखा रहेगा इस टाइप से, रनवे सेंटर लाइन, ठीक है, डैश डैश एंड डैश इन कलर, ऐसा लिख देगा. तो आपको भरना पड़ेगा व्हाइट व्हाइट एंड रेड, और यहां पे लिखोगे आप रेड. तो क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन में भी ये पूछता है. फिर पूछेगा टैक्सी वे लाइट्स, डैश सेंटर लाइन डैश एज लाइट. तो ग्रीन सेंटर लाइन और ब्लू एज लाइट. क्लियर? तो पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये कई बार पूछता है. इज इट क्लियर सो फार? लाइट वेट समझ में आ गए सबको? Now we are going to see one very important topic, and Bhupesh, I think you are
you're trying to say something, but you are unaudible. Might be mic not connected with you. I see कि you are trying to say something, but unaudible. ठीक है, कोई बात नहीं. Now we are going to see about runway designation calculation. कि रनवे का डेजिग्नेटर पड़ता कैसे है, कैसे किसी रनवे को 27 बोल दिया, कैसे किसी रनवे को 29er बोल दिया. एंड along with that we will also see reciprocal of runway. और आप लोगों को एक्सरसाइज भी करना है उसके ऊपर. नाउ एनी रनवे दैट विल बी स्ट्रेट लाइन ऑलवेज. कभी भी टेढ़ा मेढ़ा गोलमोल इस टाइप से रनवे नहीं रहेगा. रनवे विल बी स्ट्रेट लाइन ऑलवेज. And any straight line is having 180 degree apart to each other. Any straight line is having two end 180 degree apart to each other. अपना अर्थ क्या है? बेसिकली स्फेयर. ठीक है, स्फेयर which is 23 degree tilted over its axis. But if we find it as absolute circle, then this side will be north, this is south, this is east, and this is west. Clear? 180 degree difference है. Now let me wipe it out, otherwise confuse हो जाओगे. ठीक है, now you can see north is always either 000 degree or 360 degree. East 90 degree, south 180 degree, and west 270 degree. तो आप कोई सा भी रनवे बनाओ, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा. क्या? रनवे का सेंटर लाइन अर्थ के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा. तो अगर हमने जो रनवे ड्रॉ किया अर्थ के रिस्पेक्ट में, वो देखो इस साइड 270 डिग्री एंगल बना रहा है एंड दिस साइड 90 डिग्री एंगल बना रहा है. सो दिस रनवे विल बी टोल्ड एज रनवे 27 एंड दिस साइड इट विल बी टोल्ड एज रनवे 09er. कैसे? 270 को 10 से डिवाइड कर दो, 90 को 10 से डिवाइड कर दो. रनवे 09er एंड रनवे 27. ठीक है, लुक एट द एग्जांपल ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट. देयर इट वाज रनवे 11 एक साइड पे और दूसरे साइड पे क्या था? रनवे 29er. रनवे 11, रनवे 29er मींस this side, this runway is making 110 डिग्री का एंगल and this side it is making 290 डिग्री का एंगल. Are you getting the point? So this is known as runway 11, this is known as runway 29er. Is it clear so far? Now with this two example you can clearly see, if I'll tell 11 29er 27 09er. ठीक है, you can clearly see there is a difference of 180 डिग्री, जो कि सर्किल का बेसिक रूल है कि एक स्ट्रेट लाइन अपने दो एंड पे 180 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. तो रनवे का दो एंड हमेशा 180 डिग्री का डिफरेंस बनाएगा. इफ इट इज रनवे 11 दिस साइड मींस 110 डिग्री, इसमें 180 ऐड कर दो, कितना आएगा? 290 डिग्री. देन दिस साइड इट मस्ट बी 29. अगर एक साइड पे है रनवे 27 तो 180 डिग्री, अनदर साइड इट विल बी मस्ट रनवे 09er. तो हम लोग अभी अगला टॉपिक यही पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ रनवे. बट बिफोर गोइंग दैट प्लीज डू लेट मी नो हाउ at one end of runway is runway 27, another end is runway 09er, and how one end at it is runway 11 and one is 29er. Is two things clear to you? ये दोनों समझ में आया? कि अगर बोल दिया जाए रनवे 11 तो क्या मतलब है? रनवे कितना एंगल बनाएगा? 110 डिग्री. रनवे 29er मतलब 290 डिग्री.
अगर बोल दिया जाए रनवे 3-4 देन कितना एंगल बनाएगा? हु इज गोइंग टू टेल? Need answer anyone? Please go ahead. 340 degree, very good. And runway 16 बोल दिया तो 160 degree. 160 degree, very good. Now ये तो हो गया रनवे पहचानने का रूल कि अगर 11 लिख दिया तो 110 डिग्री बना रहा है, इसलिए उसका नाम रनवे 10. अब सम टॉपिक इज नोन एज रनवे रेसिप्रोकल, कि दूसरे साइड का प्रिडिक्शन एक्यूरेट ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन. आपको बोला गया फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, यानी एक साइड अगर रनवे 11 है तो दूसरे साइड वो क्या होगा, ये आपको पता करना है. दूसरा केस है कि एक साइड पे अगर वो रनवे 28 है तो दूसरे साइड पे उसका क्या होगा. ठीक है, ये हो गया हमको क्वेश्चन. एक साइड अगर रनवे 11 है तो अपोजिट एंड पे क्या होगा. नाउ whenever you are going to find the reciprocal, first you will convert this runway into angle. तो 110 डिग्री and 280 degree. Now the rule says if the converted angle is less than 180. 180 क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट 180 डिग्री अपार्ट है एक दूसरे के. So if the converted angle is less than 180, then add 180 into it. ठीक है? And if the converted angle is more than 180, then subtract 180 into it. Why 180 is having significance? 90 क्यों नहीं घटा सकता हूं मैं? 70 क्यों नहीं कम कर दिया? Why only 180? Because over a straight line, these 2 points are 180 degree apart from each other. तो सबसे पहले उसको एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे. अगर वो कन्वर्टेड एंगल 180 से छोटा है तो उसमें 180 ऐड कर देंगे. अगर वो कन्वर्टेड एंगल 180 से बड़ा है तो उसमें से 180 माइनस कर देंगे. तो क्या आ गया? इधर आया 290 डिग्री, उधर आया 100 डिग्री. इसको रनवे में कन्वर्ट करो. दिस विल बी रनवे 29er and this will be runway 10. So you can say very clearly runway 11 and runway 29er are reciprocal to each other. ठीक है, यानी एक साइड पे अगर रनवे 11 है तो दूसरे साइड पे रनवे 29er होगा. एक साइड पे अगर रनवे 28 है तो दूसरे साइड पे रनवे 10 होगा. समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, तो एक्सरसाइज करो. एक बार एक्सरसाइज करोगे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी. बोथ विल गेट 2 क्वेश्चन. Bhupesh, what will be your call sign? I forgot to ask in earlier in this class today. What is going to be your hypothetical call sign? Bravo Charlie Delta sir. Bravo Charlie Delta. ठीक है. And for you it was Tango November Sierra, right? Your Tango Sierra November. Tango November Sierra. ठीक है. So find the reciprocal of, अलग अलग दे रहा हूं क्वेश्चन. रनवे 28, correction, runway 28 nahi. Find the reciprocal of runway 32 and runway 06 for Bravo Charlie Delta. And for Tango November Sierra, find the reciprocal of runway 04 and runway 26. Let me know the answers. Runway 04
will be runway 22. Runway 04 is the reciprocal of, will be nahi, Yeah. is the reciprocal of runway 22. ठीक है? Another one. Runway 26 will be reciprocal of runway 08. Very good. 08. Bravo Charlie Delta. The runway 32 reciprocal of 140 degree. नहीं, runway 14. Runway के टर्म में बोलना. Yes, you are saying right in the angle. 14. Very good. And runway 06 reciprocal of 24. Runway 24. Very good. ठीक है. Good one. So this is basically the runway reciprocal technique. इसका एक ही जगह पे यूज आता है. पार्ट 2 में चाहे तो आपसे वो ऑप्शनल पूछ सकता है, अदरवाइज एक ही जगह पे यूज आता है और वहां पे एक सडन मोमेंट के लिए आपको रनवे का रेसिप्रोकल निकाल के बोलना पड़ता है. तो हम लोग आगे चलेंगे, पढ़ेंगे कहां पे यूज है. So this is basically reciprocal of runway. However, if you see by the example, I'll tell you one thing, very basic thing. Most of the runway in the India or worldwide, you can find runway 27 और उसके अपोजिट में रनवे 09er. बहुत ज्यादा एयरपोर्ट पे आपको यही मिलेंगे, बिकॉज इक्वेटर पे बनाए जाते हैं रनवे, कंसिडरिंग द विंड्स डायरेक्शन इन ऑल. पोल वाला जो विंड्स होता है ना, बहुत हेवीली फ्लो होता है, या तो नहीं फ्लो होता है, और जब फ्लो होता है तो उसको कोई संभाल भी नहीं पाएगा. इसलिए विंटर सीजन में काफी हेवीली विंटर होता है, बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं आएंगी, एकदम एक्सट्रीम चला जाता है वेदर. तो इक्वेटर पे बनाए जाते हैं, कंसीडरिंग द विंड्स फ्लो एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड. मोस्ट ऑफ द रनवे आपको मिलेंगे रनवे 27 एंड 09er. अब देखो, इसी के आगे पीछे बस चलते रहेगा. अगर रनवे 26 है तो यहां हो जाएगा 08, 25 07, 24 06, 23 05, 22 04, 28 है 10, 29er 11, 30 12, like that, 31 13, 32 14. तो अगर आपको कभी रनवे का रेसिप्रोकल निकालना पड़े और कन्वर्ट करने के जितना टाइम नहीं है, तो माइंड में रखना है 180 डिग्री का शॉर्ट. आपने 180 डिग्री को भी जीरो में कन्वर्ट नहीं किया और रनवे को भी जीरो में कन्वर्ट नहीं करो. अगर 18 से बड़ा नंबर है तो 18 माइनस कर दो, और अगर 18 से छोटा नंबर है तो 18 ऐड कर दो, बस. क्लियर? 18 को मार्जिन लेके चलना है. इफ रनवे नंबर इज बिगर देन 18 तो -18, एंड इफ इट इज लेसर देन 18 ऐड 18, बस आगे रेसिप्रोकल. ठीक है? So these are the some techniques you need to remember if you like to find the reciprocal in quickest manner. Otherwise we have अपना formula, convert it into angle. ठीक है? Whatever the angle is coming, if it is larger than 180, subtract 180. If it is smaller than 180, add 180. Find the angle, divide it by 10, find the runway number. Clear? So this was the thing of reciprocal of runway. And I think this much is enough for today. I'm not going to stretch so much of the topic for today, but yes, tomorrow onwards, we will move as per our lecture plan calendar. And for tomorrow especially, ठीक है, we'll have just a small recap. उस पे मैं क्वेश्चनर आपको करूंगा, nothing else. अभी तक हमने पढ़ लिया रेसिप्रोकल ऑफ रनवे. ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रनवे, एटीसी ऑफिस हायरार्की, कंट्रोल टावर, अप्रोच, ग्राउंड, एक बार फिर से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. वी हैव सीन the definition and lights, aerodrome and its part, reading techniques of number, altitude, RVR, aeronautical phonetics we have seen, readability check, how to raise the station, readability scale, rules of 4W, and these topics we had covered till the time.
कल के बाद से हम लोग लेक्चर 4 ऑनवर्ड्स कंटिन्यूअस स्टार्ट करेंगे एंड एक दिन में कम से कम एक जो लेक्चर है 3-3 टॉपिक का 4-4 टॉपिक का, इसको हम लोग कवर अप करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स इट विल बी फुल फ्लेज्ड कंटिन्यूअस सेशन। ठीक है, आज तक ही हमने मॉक सेशन का सबको टाइम दिया था, कोई बात नहीं, ज्वाइन किया किसी ने नहीं किया, इट्स ओके, दैट इज देयर चॉइस एंड फॉर मी ऑल्सो इट वॉज लिटिल फेवरेबल कि थोड़े टाइम के लिए सबको अपॉर्चुनिटी दो। इफ दे आर ज्वाइनिंग इट्स वेल एंड गुड, नहीं किया कोई बात नहीं, हम आगे अपना सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एनी हाउ आई एम हैबिचुअल ऑफ टेकिंग क्लास ऑफ 4 and 5 स्टूडेंट ओनली, 4-5 से ज्यादा रहते भी नहीं है एंड आई फाइंड दैट इज ओनली द गुड थिंग फॉर माई क्लासरूम। एटलीस्ट 4 से 5 से ज्यादा स्टूडेंट रहते नहीं है और मैं भी उन 4-5 पे अच्छे से ध्यान दे पाता हूँ कि व्हाट इज देयर ग्रोथ, व्हाट इज देयर प्रोग्रेस एंड बाय दैट ओनली आई एम लिटिल लक्की इन द रिजल्ट पोर्शन। रिजल्ट सबका अच्छे से हो जाता है, मैक्सिमम 1 or 2 अटेम्प्ट, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है सबको। इन दैट एरिया आई एम बिट लक्की यू कैन से। तो मैं भी क्लासरूम पे सबका प्रोग्रेस, सबका प्रैक्टिस अच्छे से करवाते हुए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, सो नेवरदलेस डिसीजन इज अप टू यू। From tomorrow onwards, if you want to join the continuous class, you can pay the fees. ठीक है, mode of payment you can ask by WhatsApp. You can pay the fees and take the study materials, जो भी ये क्लास नोट्स में पढ़ाता हूँ, पिक्चर डायग्राम जो आपको दिखाता हूँ क्लास में, those will be shared to you for ease of reference in future. आपको कभी पढ़ने की जरूरत पड़ी तो एटलीस्ट बुक तो होनी चाहिए। ठीक है, so those things will be shared to you with all previous year questions and charts वगैरह। तो स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा वंस यू टेक द एडमिशन। ठीक है, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ फुल फ्लेज सिलेबस। ठीक है, देन नॉन स्टॉप। उसके बाद कोई भी नया स्टूडेंट आ जाए, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब यू गाइज, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करने को दूंगा। ठीक है, कोई भी नया स्टूडेंट आए, होते हैं बहुत बार मैंने फेस किया है कि 10-20 दिन बाद के लोग, 10-20 दिन के बाद लोग जगते हैं कि सर मुझे भी पढ़ा दो, फिर उस पर मैं भी ध्यान नहीं दे पाता हूँ। मैं वही कहता हूँ कि रिकॉर्डेड लेक्चर है, पढ़ के अभी तक कवर अप करो और रेगुलर क्लास के स्पीड में ज्वाइन करो। मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाऊंगा क्लास में लोगों को डिस्टर्ब करके। तो कल से हम लोग कंटिन्यूस स्टार्ट करेंगे। अगर कोई नया स्टूडेंट आएगा, डोंट बी वरीड, उसके चक्कर में आप लोगों का स्पीड, आप लोगों का पेस डिस्टर्ब नहीं होगा। और हम लोग कल के बाद से रेगुलरली नॉन स्टॉप, नो सैटरडे नो संडे। ठीक है, 25 दिन एटलीस्ट हम लोग टाइम देंगे फॉर द आरटी। ट्रस्ट में 25 दिन वगैरह तो नहीं लगते हैं, 15-17 दिन ज्यादा से ज्यादा लगते हैं, बट आई स्टिल से मार्जिन 25 दिन का ही लेके चलो कि एक महीने मेहनत करो, आरटी निकल जाएगा। इस एक महीने में अगर आप कन्नी काटना शुरू करोगे, एब्सेंट करना शुरू करोगे, थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी टफ। ठीक है, कई बार हो सकता है कि मैं भी किसी मेंटेनेंस में एंगेज रहूं तो रात में 9 बजे फ्री नहीं हो पाऊं, तो एक आध 2 दिन का, एक दिन ब्रेक हो जाए या 2 दिन ब्रेक हो जाए। सो तू उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए 25 दिन का लेक्चर है, कल से कंटिन्यूअस अटेंड करो। ठीक है, एंड जिस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे, जो भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा, थोड़ा सा आप लोगों को बस फेथ दिखाना है, बिलीव दिखाना है, आप उस चीज को फॉलो करो, आपका रिजल्ट होगा। ऑल्टरेशंस करना शुरू करोगे, देन आई कैन नॉट गारंटी, ठीक है, कि होगा ही होगा, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो रिजल्ट कैन बी योर्स, बट जितना मैं बताऊंगा, जैसे मैं गाइड करूंगा, अगर आप उसको फॉलो करोगे, रिजल्ट पक्का आपके पास होगा। हाँ, अगर आपने कहीं पहले क्लासेस लेके रखी हैं, किसी टीचर से आपने पढ़ रखा है, सर्टेन चीजें हो सकता है कि आपको उनका वाला तरीका या उनका वाला स्टाइल ज्यादा पसंद आए रेदर देन मी। सो मी वंस, एक बार मुझे बता दो कि सर आपने ऐसा पढ़ाया, उन्होंने ऐसा पढ़ाया था, कौन सा बेटर है। ठीक है, उन इन दोज टू कंपेरिजन व्हिच वन विल बी बेटर, आई विल सजेस्ट कि गो विद दैट। ठीक है, मुझे उसमें कोई बुरा नहीं लगेगा कि आप ऐसा कंपेयर करके मुझे पूछोगे। दोनों में से जो भी अच्छा होगा मैं उसको सजेस्ट कर दूंगा कि ये वाला टेक्निक ज्यादा बेटर है। ठीक है, सो बी ओपन, बी लिटिल फ्रैंक। एक महीने का मेहनत है, प्रैक्टिस करके अपने को रिजल्ट चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, तो कल से 9 o'clock बाय डिफॉल्ट यू नीड टू बी अवेलेबल एंड मीटिंग लिंक विल बी सेम फॉर एंटायर मंथ। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
पेमेंट आप लोग कर लेना टाइमली एंड यू कैन टेक एडमिशंस एंड गेट द स्टडी मटेरियल्स एंड ऑल. चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल सी यू टुमारो 9 o'clock. बाकी आप लोग शिफ्ट में काम करते हो तो ब्रेक व्रेक मारो. तीसरे चौथे दिन अवेलेबल रहना फिर भी. ठीक है, दैट्स ऑल. गुड नाइट एवरीवन.